पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। घर और वातावरण। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु वातावरण से प्रभावित होती है। फिर प्रकृति की अनुपम वस्तु बालक इससे किस प्रकार अछूता कैसे रह सकता है? बालक के उत्थान पतन में घर और वातावरण का जितना हाथ रहता है उतना संभवतः किसी अन्य वस्तु का नहीं। मानव की उत्पत्ति ही प्रकृति के अनुरूप परिवर्धन के फलस्वरूप मानी जाती है। बच्चे के गर्भ में आने के समय से लेकर बाद तक वह जिन जिन परिस्थितियों में और जिस जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उस परिस्थितियों और वातावरण की छाप उसके जीवन पर पड़ती चली जाती है और उन्हीं के अनुसार उसका व्यक्तित्व ढलता चला जाता है। अतः हमें बालक के पालन पोषण में सबसे अधिक महत्व घर और वातावरण को देना चाहिए। यह तो निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्ति सुंदर घर नहीं बना सकता, न किराए पर पा सकता है। उसके सम्मुख आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। घरों का अभाव भी एक कारण बन सकता है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि बिना सुंदर घर के बालक सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर घर से हमारा अभिप्राय तड़क भड़क से युक्त नए ढंग के घरों से नहीं है। सुंदर से हमारा अभिप्राय स्वस्थ से है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो गृह उत्तम जचे उसे ही स्वस्थ घर कहा जा सकता है। उसमें खुली वायु आनी चाहिए, प्रकाश का अभाव न हो। यूँ तो खुली वायु और प्रकाश का सेवन उद्यान और मैदान में किया जा सकता है, पर उसका उपयोग स्वस्थ घर में भी हो सकता है। छज्जे और लंबी चौड़ी खिड़की से भी इस कमी की पूर्ति की जा सकती है। यदि खिड़की के निकट बच्चे की चारपाई बिछा दी जाए तो वह वहीं वैसा आनंद ले सकता है जैसा उद्यान में लेता। उसके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, किंतु गंदे घरों में उन्हें ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। जो चल फिर सकते हैं उन्हें तो येन केन प्रकारेण अच्छी वायु मिल सकती है, पर बच्चे कहाँ जा सकेंगे? उन्हें घुमाना भी प्रत्येक माता पिता के लिए असंभव सा ही है। अतः बच्चे के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ घर का होना आवश्यक है। परिवार के कुछ लोग बच्चे को पहनाना सजाना अधिक पसंद करते हैं। प्रायः दादा और दादी इसमें अधिक रुचि लेते हैं। कभी कभी तो उनका प्यार इतना चरराता है कि सोते हुए शिशु को जगाकर अपना प्यार जताने लगते हैं और अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। ऐसे अवसर पर माता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की निद्रा में अशांति न प्रस्तुत की जावे तथा उसका पहनावा ओढ़ावा नहाने के बाद किया जावे। यदि उस गृह में रहने वाला संबंधित परिवार शांति चाहता है और व्यवस्था का पोषक है, तब तो बच्चे के हित में यह चीज़ लाभकर होगी। उस स्थिति में आपको भी चाहिए कि शांति स्थापित रखें और कभी कभी बच्चे को आनंद का साधन बनाकर मनोरंजन भी करें। इस प्रकार बच्चा आपके ही परिवार का नहीं अपितु सम्मिलित परिवार का मनोरंजन कर सकेगा। यदि परिवार में सभी बड़े होते हैं और बच्चा एक ही होता है तो उसका महत्व अधिक होता है। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है, किंतु उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि दूसरे बच्चों की संगति का पड़ता है। अतः इस संगति का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न हो कि बच्चे के साथ बुरे बच्चों का संग हो जाए। ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के भोजन के विषय में भी अधिक सतर्क रहना चाहिए। उसके खाने के समय किसी प्रकार की शीघ्रता और अशांति का उपक्रम नहीं उपस्थित होना चाहिए। अच्छा तो यह है कि माता बच्चे को अपने कमरे में ही अपने साथ खाना खिलावे। बच्चे की उपस्थिति में माता पिता का विचार वैषम्य उसके हित में अनुचित होता है। यदि आपका कोई विचार पत्नी से नहीं मिलता है तो उसका निपटारा शिशु की अनुपस्थिति में होना चाहिए, अन्यथा बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना उसके आंतरिक मनोभावों के विकास में हितकर होता है। घर से बाहर जाकर वह बच्चों में नाना प्रकार के खेल खेलकर अपना मनोरंजन कर सकता है
और अपनी शक्ति का उपयोग भी कर सकता है। खेलकर घर लौटने पर भी उसके मस्तिष्क को किसी प्रकार की ठेस नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक अपने बड़ों की प्रतिष्ठा कहाँ तक करता है। ऐसा न हो कि वह अपने बड़ों का अनादर करता हो और इस प्रकार के अवगुणों को आदत में स्थान देता हो। माता पिता को बच्चों की इस स्थिति का ध्यान देकर सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, पक्का हो या कच्चा, शांतिमय वातावरण का होना अति आवश्यक है। घर में या परिवार में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। उसका प्रभाव बच्चों पर बुरा पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ परिवार ऐसे कलहपूर्ण हो जाते हैं कि वहाँ दिन में 8-10 बार कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित होता है। उस परिवार के सदस्यों की प्रकृति ही कुछ ऐसी हो जाती है। देहातों में तो लोग निमंत्रण देकर झगड़ा करते हैं। इन प्रवृत्तियों का प्रभाव शिशु पर बहुत शीघ्र ही पड़ता है। उनमें अभी बोलने की शक्ति नहीं है, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपने चारों ओर जैसा वातावरण देखता है वैसा ही बनता जाता है। हर छोटी बड़ी घटना का प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। जिस घर में शांति का वातावरण होता है, आपस में प्रेम सौहार्द और बड़े छोटों का आदर होता है, उस घर के बच्चों में भी यह गुण पैदा हो जाता है। फूट और बिलगाव की बातें वे भी अच्छी नहीं मानते। जिस घर में लोग नशीली वस्तुओं के आदी नहीं होते, गाली नहीं बकते, उनके बच्चे भी बढ़कर उन अवगुणों से दूर रहते हैं। गाली और अश्लील शब्द मुंह से निकालना वे बुरा समझते हैं। किसी सभ्य परिवार के बच्चे के सामने आप गाली बककर देखिए, वह कहेगा, नहीं, बुरी बात, माताजी मारेंगी। लेकिन वे परिवार जहाँ दिन भर झूठ बोला जाता है, गंदी गंदगी गालियाँ बकी जाती हैं, झगड़े होते रहते हैं, उनके बच्चे उतने ही नशेबाज, वैसे ही झगड़ालू और उसी तरह के बदजवान होते हैं। परिवार को बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है। परिवार में ही बच्चा नागरिकता का पाठ पढ़ता है। आजकल बच्चे के लालन पालन तथा उसकी मूल प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास के लिए बड़ी खोजें हो रही हैं। नए नए तरीके निकल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों की नई पद्धतियां हैं, लेकिन इन सबसे आवश्यक पारिवारिक वातावरण को शुद्ध रखना है। संयुक्त परिवार प्रथा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परिवार के अशांतिपूर्ण वातावरण से शांत स्वभाव का बच्चा निकालने का प्रयास करना बालू से रेत निकालने के समान है। आदर्श सभ्य समाज के नागरिकों में प्रेम, सहयोग, ईमानदारी, सेवा सहिष्णुता, विनम्रता, स्वच्छता, सुशीलता आदि गुणों की अधिकता होती है। जिस समाज के नागरिकों में इन गुणों की बहुलता होती है, वह समाज उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इन सभी गुणों की नींव बचपन व शैशव अवस्था में ही पड़ जाती है। उस समय जबकि आप समझते हैं कि बच्चा कुछ बोलता नहीं, समझता नहीं, तभी उसकी देखने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति का शैशव अवस्था में बड़ी तेजी से विकास होता है। किसी कमरे में छोड़ दीजिए, वह सभी चीज़ों को उलट पुलट देगा, उसके अंदर झांकेगा, देखेगा। यह सब इसलिए करता है कि वह उनके बारे में जानना चाहता है। परिवार, भाई बहन, चाचा चाची, माँ बाप, बड़े छोटे सभी को अपना अपना स्वाभाविक कार्य करते हुए गोद का बच्चा देखता रहता है। जैसा आचरण वे सब करते हैं, उन सब का आपसी व्यवहार जैसा होता है, ठीक उसी का प्रतिबिंब बच्चे पर पड़ता रहता है। गंदे माता पिता के बच्चे उसी प्रकार गंदे हो जाते हैं। उनकी नाक बहती रहती है, आँख में कीचड़ लगा होता है, दांत गंदे रहते हैं, पेट भारी हो चलता है। जो वस्त्र वे पहने रहते हैं उनसे दुर्गंध आती रहती है। उन्हें देखकर जी मिचलाने लगता है। उनसे उनकी माता के फूहड़पन का पता चलता है। इसके विपरीत किन्हीं किन्हीं परिवार के बच्चे इतने साफ सुथरे दिख पड़ेंगे कि दौड़कर उन्हें गोदी में उठा लेने को जी चाहेगा। क्यों? क्योंकि वे साफ हैं, इसलिए आकर्षक लगते हैं। सुखी परिवार के सुखमय वातावरण का बच्चे पर अमिट प्रभाव पड़ता है।
बच्चा भी अपने वातावरण से बहुत शीघ्र परिचित हो जाता है। वातावरण को बदल दीजिए, तुरंत बच्चे में बेचैनी पैदा हो जाएगी। अपनी सभी छोटी बड़ी वस्तुओं से बच्चे का स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। कमरे की सफाई भी आवश्यक है। कमरे की सारी चीज़ों को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जिससे सफाई में कोई अड़चन न होने पावे। फर्श की धुलाई भी सप्ताह में एक बार करनी चाहिए। कमरे के भीतर रखे गए सामान का स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसे पा जाएं और हानि कर बैठें। टूटने वाली चीज़ें, शीशे, प्याले, मिट्टी के बर्तन, टेबल लैंप आदि ऊंचे स्थान पर होने चाहिए जिससे बच्चे प्रयत्न करने पर भी न पा सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि सामानों की अव्यवस्थित अवस्था से कमरे की सफाई भी नहीं हो सकती। इससे नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अतः इन बातों से सावधान रहना चाहिए। कमरे के भीतरी भाग में दीवारों की सफाई भी माह में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। बच्चों के खेलने के कमरे तथा क्रीड़ा स्थल की भी सफाई अनिवार्य है। उन स्थानों पर जहाँ वे बराबर खेला करते हैं अथवा मनोरंजन किया करते हैं, किसी प्रकार की गंदगी न रहे। इससे गंदे स्थानों में रहने की उन्हें आदत सी पड़ती है। वाटिका आदि में भी जहाँ बच्चे आया जाया करते हैं, स्वच्छता अनिवार्य होती है। घर के चारों ओर स्वच्छता के दृष्टिकोण से सफाई करनी चाहिए। इससे उनमें भी सफाई की आदत पड़ती है और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संबंध में जो नवीनतम वैज्ञानिक विचार और सिद्धांत हैं, उन्हें पूरे तौर पर अपनाने पर हमें बच्चों के प्रति अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। हमें इस बात की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि जिस वातावरण में और जिन परिस्थितियों में बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, वे उसके लिए ठीक एवं उपयुक्त हैं या नहीं। यदि नहीं, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। एक ही माता पिता के विभिन्न बच्चे भी उपरोक्त दृष्टि से अलग अलग प्रकार के व्यवहार के पात्र होते हैं। दूसरे बच्चे के आगमन के समय पहले बच्चे के मुकाबले में परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी होती हैं। वह संसार में आते ही अपना एक साथी प्राप्त कर लेता है, जो धीरे धीरे प्रत्येक बात में उसका संगी साथी बन जाता है। घर वालों का प्यार उसे बांट कर मिलता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बात में एक दूसरा बच्चा भाग बांटने के लिए मौजूद होता है। हमारे घरों में कई और तरह से भी अलग अलग बच्चों की स्थिति में अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर लड़कों और लड़कियों की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। उनके साथ घर वालों के व्यवहार में अंतर होता है। उनके लिए घर का वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह जिन घरों में इकलौता लड़का होता है, उसकी स्थिति बिल्कुल और ही तरह की होती है। बहनों के मुकाबले में उसकी प्रत्येक बात मानी जाती है। उसे बहनों पर शासन करने का पूरा अधिकार होता है। बहनें उसे कुछ नहीं कह सकती। जिस घर में केवल एक ही बच्चा हो, उसका जीवन बिल्कुल और ही प्रकार का होता है। घर में ना तो उसका कोई साथी होता है, ना ही कोई उसका मुकाबला करने वाला। सारांश यह है कि प्रत्येक बच्चे की स्थिति भिन्न होती है। भिन्न प्रकार की परिस्थिति में पलने वाले बच्चे प्रत्येक बात में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव, उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पारिवारिक जीवन में जो छोटी से छोटी बात भी होती है और साधारण से साधारण घटना भी घटती है, उसका भी निश्चित रूप से बच्चे के जीवन, स्वभाव और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपनी आयु के प्रारंभिक 5-6 वर्षों में अपने जीवन की नींव पक्की करता है। इसी नींव पर बाद में उसके जीवन का भवन खड़ा होता है। यह बात स्पष्ट है कि यदि नींव खोखली होगी, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी, तो भावी जीवन भी उसी प्रकार का होगा। यदि नींव पक्की और सुदृढ़ होगी और समझदारी के साथ रखी गई होगी, तो जीवन का निर्माण भी सुंदर और उपयुक्त होगा। अब प्रश्न यह है कि बच्चे का वातावरण और उसकी परिस्थितियाँ किस तरह की बनाई जाएं कि वह अपने व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति कर सके। पहले बच्चे को न तो अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगाड़ना चाहिए
और न ही उसे हर घड़ी अपने से चिपकाए रखना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे के आगमन पर न तो वह स्वयं तंग हो और न दूसरों को तंग करे। पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के आगमन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। माता पिता को अपने सब बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी बच्चे में कोई त्रुटि, अवगुण या खराबी है तो उसकी ओर तो हमें और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा दूसरों की अपेक्षा कुछ हीन है, उसे हमारे प्यार, हमारी सहायता और हमारी सहानुभूति की अधिक आवश्यकता होती है। हम ऐसे बच्चों को व्यंग्यपूर्ण बातें कहकर, उनका परिहास करके तथा उनके भद्दे भद्दे नाम रखकर उन्हें सदा के लिए निकम्मा बना देते हैं। वे दूसरे बच्चों की निगाह में तो गिर ही जाते हैं, स्वयं अपनी निगाह में भी गिर जाते हैं। उनकी दुर्बलता को जिस ढंग से हम ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उससे उल्टा वह सदा के लिए पक्की हो जाती है। वह बच्चा सदा के लिए हीन रह जाता है और बेचारा कभी कोई उन्नति नहीं कर पाता।